नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ मुद्रा परिमाण का कैम्ब्रिज सिद्धांत या मुद्रा परिमाण का नगद शेष कोष सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है फिशर के समीकरण से थोड़ा सा डिफरेंट है। फिशर का समीकरण अपने टाइम पीरियड में काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन उसके बाद जो है फिशर के समीकरण को कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। उसको क्रिटिसाइज करने वालों में मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और उसके बाद किन्स भी था। तो इन लोगों ने इसके समीकरण को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और उसके बाद उसी के समीकरण को दूसरा रूप देते हुए एक नया समीकरण प्रस्तुत कर दिया। उसे कहते हैं मुद्रा परिमाण का नगद कोष या नगद शेष सिद्धांत। तो फिशर का सिद्धांत जो था वो फिशर का सिद्धांत अमेरिका में बहुत लंबे समय तक चला और चलता रहा, लेकिन ब्रिटेन और यूरोप कॉन्टिनेंट में फिर जो है वो कैम्ब्रिज की थ्योरी चलने लगी और कैम्ब्रिज की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही वो मनी की वैल्यू को इवेल्युएट करने लगे। देखो मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पहली बात, इट में बी पॉसिबल आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती। दूसरा, मेरे पास व्हाइट बोर्ड की अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी ना तो मार्केट ओपन है और ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम कुछ बड़ा ला करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सके। मेरे पास जो समय है एटलीस्ट मैं उसका सदुपयोग करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ जो मुझे आता है और जिनकी बुक्स अभी एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है, मेरे पास मेरी लाइब्रेरी के अलावा, कॉलेज की लाइब्रेरी के अलावा जो बुक्स मेरे पास है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो ये होता है कि मुद्रा परिमाण का जो कैम्ब्रिज सिद्धांत है उसका वे थोड़ा सा उनका ओपिनियन अलग था और उनका ओपिनियन अलग था। तो ये कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी मांग को, अपने पास जो धन है उसमें से कुछ धन संचित कर करके रखता है। कुछ भी, चाहे व्यक्ति हो, व्यवसाय हो, सरकार हो, संस्था हो, प्रतिष्ठान हो, उद्योग हो, कोई भी हो, उसके पास जितना धन होता है उसका एक भाग वो संचित कर करके तरल रूप में रखना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि कभी भी कोई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी तो मैं इस फंड का यूटिलाइजेशन करूंगा, कुछ इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी तो मैं उस फंड का यूटिलाइजेशन कर लूंगा। तो वो कुछ फंड को अपने पास होल्ड कर करके रख लेता है। अब अगर वो होल्ड करके रखता है तो उसका इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम में नहीं आता। अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम में नहीं आता है तो उस वेल्थ की कॉस्ट जो है वो वेस्ट जाती है। तो कॉस्ट वेस्ट जाती है तो भी बिजनेस में नुकसान होगा। तो जो व्यवसायी, सरकार और ये प्रतिष्ठान होते हैं वो एक बैलेंस बना के चलते हैं कि ना तो ज़्यादा कॉस्ट आए और ना कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर सके। तो एक ऐसा एक मिनिमम बैलेंस एवरी टाइम अपने पास रखें, ताकि कोई इमरजेंसी की नीड हो या डेली रूटीन की कोई नीड हो तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो मनी की जो मांग है उसका निर्धारण समाज द्वारा अपने पास रखी जाने वाली नगद राशि की मात्रा पर निर्भर करता है। सबसे पहला, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रा की मांग का निर्धारण क्या होगा। मुद्रा की मांग का निर्धारण समाज के लोगों के समाज के द्वारा अपने पास में रखी जाने वाली नगद राशि की मात्रा पर निर्धारित होगा। अगर समाज में लोग नगद राशि की मात्रा अधिक रखते हैं तो मुद्रा की मांग अधिक होगी, और अगर किसी समाज और सोसाइटी में लोग नगद में अपने पास धन को कम रखते हैं तो मुद्रा की मांग कम होगी। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लोगों की कैश होल्डिंग की टेंडेंसी और डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग और लोगों का नगद कोषानुपात में या तरल कोषानुपात में धन रखने में बिल्कुल एक कौन सी रिलेशनशिप है, रेशनल रिलेशनशिप है। उसके बाद हुआ कि मुद्रा की मांग की व्याख्या जो है एक निश्चित समय बिंदु पर की गई है। उन्होंने मुद्रा की मांग को एक निश्चित समय बिंदु पर लिया है, जबकि मुद्रा की पूर्ति जो है वो किसी निश्चित समय बिंदु पर उपलब्ध मुद्रा के कोष से है। और मुद्रा की पूर्ति से उनका क्या तात्पर्य है कि किसी निश्चित समय बिंदु पर उपलब्ध जो भी कोष है एटलीस्ट उससे लिया गया है। तो पहली बात समझ में आ गई। अब मुद्रा की मांग में उन्होंने नगद संचय को अधिक महत्व दिया, जबकि फिशर ने क्या कहा था, एक्सचेंज जो है वो पावरफुल है, विनिमय जो है वो पावरफुल है। जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा का जो मेन पावरफुल फंक्शन है वो संचय करना, होल्डिंग टेंडेंसी, उसका इन फ्यूचर काम में आना, उनकी जो है वो फ्यूचर में कुछ वैल्यू होना, इसलिए लोग उसको कैश में अपने पास होल्ड करके रखते हैं, लिक्विड में रखते हैं। तो उन्होंने मुद्रा की मांग में नगद संचय को अधिक महत्व दिया है। उसके बाद क्रय शक्ति के साधन के रूप में आप उसको संचय, हम मुद्रा को संचय क्यों करके रखते हैं, क्योंकि वो क्रय शक्ति का साधन है। इन फ्यूचर हम उससे कुछ परचेज कर सकते हैं, उसमें परचेजिंग पावर छुपा हुआ है, तो इस वजह से क्रय शक्ति के साधन के रूप में है। तो देश के निवासी कुछ नगद राशि जीवन निर्वाह के खर्चों के लिए बचा करके रखते हैं। ऐसा माना गया है कि देश की जनता अपनी आय का एक भाग अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है हमेशा बचा करके रखती है। और मुद्रा की मांग पर
ये तरलता पसंदगी निर्भर करती है। तो मुद्रा की मांग जो है वो इस तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। अगर देश में तरलता पसंदगी ज़्यादा हुई तो मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी, और अगर देश में तरलता पसंदगी कम हुई तो क्या होगा, मुद्रा की मांग भी कम होगी। अब मुद्रा की मांग किस किस के द्वारा की जाती है? मनुष्य करता है, व्यावसायिक संस्था करती है, सरकार करती है। क्यों करती है? अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों की पूर्ति करने के लिए। मुद्रा की मांग हर एक इंसान के द्वारा की जाती है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा की जाती है, हर एक देश की सरकार द्वारा की जाती है, औद्योगिक प्रतिष्ठान कितनी भी अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी किसी के भी थ्रू की जा रही हो तो उसमें मुद्रा की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन के कार्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। अब पिगू ने क्या कहा? पिगू के अनुसार एक तो जीवन निर्वाह के लिए और एक आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए। पिगू कह रहा है कि मुद्रा की मांग जो है वो जीवन निर्वाह और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कीन्स के अनुसार भी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और सट्टे के लिए। तो सभी अर्थशास्त्रियों का मत है कि रियल में मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, क्यों तरलता पसंदगी होती है? क्योंकि हम अपने डेली रूटीन के खर्चे और कोई इमरजेंसी आ जाए तो अगर हमारे पास पैसा हो तो हम उसको बाहर निकाल सके, तो उसके लिए की जाती है। उसके बाद है मुद्रा की पूर्ति। तो पहले मुद्रा की मांग समझ में आ गई क्यों करती है? क्योंकि जनता उस पैसे को अपने पास होल्ड कर करके रखना इसलिए चाहती है कि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी है, वो उनकी इन फ्यूचर की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाती है। अब मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा का वह स्टॉक जो किसी निश्चित समय बिंदु पर उपलब्ध होता है जिसको हम नगद या चेक द्वारा निकाल सकते हैं। इसमें वही माना गया, आपके पास कैश है तो भी वो क्या है। और मुद्रा की पूर्ति क्या होगी कि बैंक में जमा ऐसा धन, चाहे वो चालू खाते का हो चाहे वो बचत खाते का हो, जिसको आप या तो कैश में या चेक के द्वारा विड्रॉल कर सकते हो, एटलीस्ट मनी की सप्लाई में उसी को इंक्लूड किया जाएगा। तो देश में उपलब्ध मुद्रा की वह मात्रा जिसको जनता तुरंत प्रवाह से नगद में कन्वर्ट करवा लेवे, ऐसी जमाओं को क्या माना गया है? मुद्रा की पूर्ति मानी गई है। तो इसमें केवल मात्र मांग जमाओं का समावेश किया गया जिसको हम अपने आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब मुद्रा की पूर्ति को समाज के द्वारा रखी जाने वाली नगद राशियों से संतुलित किया जाता है। अब ये अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं? जो मुद्रा की पूर्ति है ना, उसको समाज के द्वारा जो रखी जाने वाली नगद राशि है उसके द्वारा संतुलित किया जाता है। इट मीन्स एक बैलेंसिंग फिगर बनाया जाता है कि मनी की जो सप्लाई है, जो जनता अपने पास होल्ड कर करके रख रही है, एटलीस्ट उन दोनों में एक बैलेंस रहे, ना तो मनी की सप्लाई ज़्यादा हो, मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा हो, न लोग तरल रूप में ज़्यादा धन को अपने पास रखे। उन दोनों में एक बैलेंस बना करके और फिर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है, और मूल्य स्तर और मुद्रा का मूल्य जो है अर्थव्यवस्था में निर्धारित होता है। अब आता है इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। अभी तक ये थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी आपने, अब आप इसकी विशेषताएं देखिए कि इस सिद्धांत में कौन कौन सी विशेषताएं छुपी हुई हैं। सबसे पहली विशेषता है कि समाज में आय का कुछ भाग नगद रूप में रखा जाता है। पहली विशेषता है ये इस थ्योरी की कि समाज में आय का कुछ भाग नगद रूप में रखा जाता है। इट मीन्स जितनी भी देश की जो पॉपुलेशन है, चाहे वो व्यक्ति, समाज, संस्था कुछ भी हो, वो अपनी जितनी भी टोटल इनकम होगी एटलीस्ट उसका एक 10% पार्ट जो है वो अपने पास होल्ड करके रखेगी। इट में भी पॉसिबल ये 1/4 हो, इट में भी पॉसिबल 1/5 हो, इट में भी पॉसिबल वो 1, कितना भी हो। तो जितनी आपकी इन फ्यूचर की नीड होगी उतनी ही आपके पास कैश होल्डिंग की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होगी। उसके बाद है मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर है। मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर है। इट मीन्स इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मुद्रा की मांग कब बढ़ेगी? जब लोगों की तरलता पसंदगी बढ़ेगी। और मुद्रा की मांग कब कम हो जाएगी? जब लोगों की तरलता पसंदगी कम हो जाएगी। तो इन दोनों में एक आनुपातिक संबंध होता है। दूसरी विशेषता ये बता रही है कि इन दोनों की एक जो है वो रेशनल रिलेशनशिप है। उसके बाद इनकी तीसरी है कि मुद्रा की पूर्ति को अल्पकाल में स्थिर माना है। मुद्रा की पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है।
स्टाइल का कोई चेंजेस नहीं होता है, मनी की सप्लाई कांस्टेंट रहेगी। देश की सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती है मुद्रा की पूर्ति, वो एक निश्चित समय बिंदु पर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, उसमें किसी स्टाइल का चेंज नहीं होगा। तो तीसरी विशेषता है कि मुद्रा की पूर्ति अल्पकाल में कैसे रहती है, स्थिर रहती है। उसके बाद ही आता है कि मुद्रा का तरलता पसंदगी जो है वो कई बातों पर निर्भर करती है। इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुद्रा की तरलता पसंदगी कई बातों पर निर्भर करती है। तरलता पसंदगी कई बातों पर निर्भर करती है। अब बहुत सारी बातें हैं जो आपको प्रभावित करेगी कि आपकी जो कैश होल्डिंग की टेंडेंसी, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करेगी। इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए, वापस बता रही हूँ। समाज में आय का कुछ भाग नगद रूप में रखा जाता है, हर व्यक्ति अपनी आय का एक सर्टेन % पार्ट होता है उसको कैश में रखता है। मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है, तरलता पसंदगी ज्यादा तो मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। मुद्रा की पूर्ति को अल्पकाल में प्राय स्थिर माना गया है कि मनी की सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, उसमें इतने ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। और मुद्रा की तरलता पसंदगी कई बातों पर निर्भर करती है, कई बातों से प्रभावित होती है। उन बातों में जो सबसे पहली चीज है वो है आपकी आय की अवधि। आय की अवधि कि अगर आपकी आय की अवधि बहुत लंबी है, आपको 2-2, 3-3 महीने से सैलरी मिल रही है तो आपकी होल्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और अगर आपको डेली वेजेस मिल रही है तो आपकी होल्डिंग टेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो जो लोग रोज कमाते हैं वो कम नगद रखते हैं, और जो जिन लोगों की इनकम बहुत देरी से आती है, महीनों महीनों से आती है, उनकी होल्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो तरलता पसंदगी को प्रभावित करने वाला सबसे पहला वह है आपकी आय की अवधि, कि आपकी आय की अवधि कितनी है। उसके बाद है वस्तुओं की कीमतें। दूसरी बात जो प्रभावित करेगी वो प्रभावित करेगी वस्तुओं की कीमतें, कि अगर प्राइस लेवल हाई है तो आपकी कैश होल्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और अगर प्राइस लेवल कम है तो आपकी कैश होल्डिंग की टेंडेंसी कम होगी। तो आप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को देखते हुए भी नगद धन को अपने पास संचय कर करके रखोगे। उसके बाद है धन का वितरण, कि देश में और समाज में धन का वितरण किस स्टाइल से किया गया है। तो धन का वितरण अगर असमान है, धन का वितरण अगर असमान है तो मुद्रा की मांग क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर धन का वितरण समान है तो मुद्रा की मांग जो है तरल रूप में कम होगी, क्योंकि सब बराबर है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंडेंसी नहीं, तो फिर तरलता पसंदगी कम होगी। और अगर असमान वितरण है तो लोगों में तरलता पसंदगी जो है वो ज्यादा होगी। उसके बाद है लेन देन में बैंकिंग की आदत। लेन देन में बैंकिंग की आदत, अगर जिन लोगों को बैंकिंग की आदत बहुत ज्यादा है, हर 2-2 मिनट में एटीएम जाते हैं निकाल के ले आते हैं, तो उनमें लिक्विडिटी की टेंडेंसी नहीं होती, वो तरलता पसंदगी नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों में बैंक जाने की कम आदतें होती है, बैंकों से लेन देन कम की आदत होती है, वो अपने पास कैश में होल्ड कर करके ही रखते हैं। और उसके बाद है जनसंख्या। देश में जनसंख्या का आकार होगा वो भी तरलता पसंदगी को प्रभावित करेगा। जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है वहाँ कैश होल्डिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है, नगद संचय करने की मात्रा अधिक होती है, और जहाँ कैश होल्डिंग की टेंडेंसी कम है वहाँ नगद संचय की मात्रा जो है वो कम होगी। तो इस प्रकार ये हो गई इसकी कुछ वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स इस थ्योरी की, कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस थ्योरी में पाई जाती है। अब आ गया, आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा देती हूँ मैं, ये इसकी विशेषताएं। अब यहाँ पर दे रखा है कि मान लीजिए अगर किसी देश में आपकी मुद्रा की मांग जो है वो ऐसी स्थिर है, अगर किसी देश में मुद्रा की मांग ऐसी है, और अगर सपोज कीजिए कि वहां पर जो वो आप उसकी मांग करते हो वो 1/4 जो है आप उपभोग कर लेते हो, कितना आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है उसका 1/4 जो है वो उपभोग कर लेते हो। सॉरी, सबसे पहले बता रही थी कि राष्ट्रीय आय देश में कितनी है। राष्ट्रीय आय कंट्री में है आपकी, राष्ट्रीय आय अगर स्थिर रहती है और वस्तु और सेवाओं का, राष्ट्रीय आय अगर स्थिर रहती है और 5000 वस्तु और सेवाओं का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, 5000 वस्तु और सेवाओं का आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। अब उस उत्पादन का 1/5 जो है वो जनता उपभोग करना चाहती है। 1/5 पार्ट जो है वो जनता क्या करना चाह रही है, उपभोग करना चाह रही है। और जो है मनी की सप्लाई 20,000 रुपए है। मनी की सप्लाई कितनी है, मुद्रा की पूर्ति आपके पास 20,000 रुपए। अब आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है, 5,000 जो है आपकी, उसमें से 1/5 जो होता है आप रखते हो, इट मीन्स आप 1,000 जो वस्तु और सेवाएं हैं उनको संचित कर करके रखना चाह रहे हो। 1,000 रुपए तक की जो वस्तु और सेवाएं हैं आप उनके मूल्य को संचित कर करके रखना चाह रहे हो। तो आपके यहाँ P = क्या होगा, जो मनी की सप्लाई है 20,000 रुपए, उसको आपकी जो कैश होल्डिंग की टेंडेंसी है उससे अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये आपका प्राइस निकल के आ जाता है 20 रुपीज पर कमोडिटी जो है वो आपका प्राइस लेवल होगा। ये आपका प्राइस लेवल होगा, मुद्रा का मूल्य, मुद्रा कीमत स्तर होगा, सॉरी ये क्या है,
कीमत स्तर है। कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। अब मुद्रा का अगर आपको मूल्य निकालना है तो बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, 1000 को 20 से डिवाइड कीजिए तो ये निकल करके आएगा 1/20 वस्तु, यानी कि आपके यहाँ जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो 1/20, उस वस्तु का 20वां भाग जो है वो 1 रुपए की आपकी क्रय शक्ति है। ये वाला चेंजेस आ गया। अब क्या किया गया है, अब आपके जो मुद्रा की जो है सप्लाई, मनी की जो सप्लाई है वो मौद्रिक नीति पर निर्भर होती है वैसे तो, बट उसके बावजूद भी बहुत कम परिवर्तन होती है। और जो डिमांड ऑफ मनी होती है वो राष्ट्रीय आय का वह भाग होती है जो लोग क्या करते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, और ये परिवर्तित होती है। देखो, मनी ऑफ सप्लाई कांस्टेंट रहेगी और डिमांड ऑफ मनी चेंज होती जाएगी, मुद्रा की मांग बदलती जाएगी, क्योंकि मुद्रा की मांग राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो लोग उपभोग करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो ये हमेशा क्या रहती है, परिवर्तित होती रहती है। अब इसी को इन्होंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि यहाँ पर 1/5 उपभोग कर रहे थे, अब सपोज कीजिए कि वो 1/4 ही उपभोग करना चाह रहे हैं, 1/4 उपभोग करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो 1/4 उपभोग करने में क्या है, कितनी वस्तुओं का उपभोग करेंगे, 1250 वस्तुओं का उपभोग करेंगे। अब आपको वापस 20,000 को किससे डिवाइड करना है, 1250 से डिवाइड करना है, तो ये निकल करके आएंगे 16 रुपए। देखिए, आपने जैसे ही तरलता पसंदगी बढ़ाई आपका कीमत स्तर गिर गया, तरलता पसंदगी बढ़ाते ही कीमत स्तर गिर गया, और इसका जो आपके मुद्रा का मूल्य होगा वो क्या रह जाएगा, 1250 को जब आप 20,000 से डिवाइड करोगे तो ये रह जाएगा आपका 1/16 कमोडिटी। ये बात पहले समझ लो क्या हो गया, जैसे ही आपने तरलता पसंदगी बढ़ाई कीमत स्तर कम हो गया। इस प्रकार तरलता पसंदगी बढ़ी तो मूल्य स्तर कम हो जाएगा। लोगों ने अगर तरलता पसंदगी बढ़ा दी, कैश होल्डिंग की टेंडेंसी बढ़ा रही, कैश को अपने पास नकद में रख रहे हैं, कंज्यूम कर ही नहीं रहे हैं, मांग हो ही नहीं रही है, जब आप उपभोग ही नहीं कर रहे हो, इसमें मांग नहीं है, तो फिर कीमतें अपने आप ही गिर जाएगी, तो यहाँ कीमत स्तर कम हो जाएगा और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई क्योंकि ये 1/16 पार्ट हो गया उस कमोडिटी का, 1/16वां भाग जो आप खरीद सकते हो, तो क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, मूल्य स्तर कम क्यों हो गया, क्योंकि आपने मांग कम कर दी और आप क्या रखने लग गए, पैसे को अधिक रूप से तरल रखने लग गए। तो ये पूरी थ्योरी है समझने के लिए। अब देखिए, तीनों ने अलग अलग फॉर्मूले दिए, मैं तीनों के फॉर्मूले को एक साथ समझाती हूँ। यहाँ मार्शल है, पिगू है, फिर रॉबर्टसन है। मार्शल ने लिया M = KY, पिगू ने लिया था आपका वही M = KY, और P = यहाँ पर हो गया, ये इसका समीकरण है KY/M, P = KR/M और P = KT/M। यहाँ पर M मीन्स तीनों का सेम है, वही मुद्रा की पूर्ति जो देश की सरकार द्वारा की जाती है, और K वही है तरलता पसंदगी की, लोग कितने % चीज को अपने पास तरल रूप में रखना चाहते हैं, तो K बिल्कुल वही है, आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस शो कर रहा है कि आपकी तरलता पसंदगी की होल्डिंग कर रहा है। Y मीन्स यहाँ पर लिया गया है नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम का वह पार्ट जो आप अपने पास तरल रूप में रखना चाहते हो। R मीन्स रेवेन्यू का वो पार्ट जो लोग अपने पास तरल रूप में रखना चाहते हैं, और T मीन्स होता है वस्तुओं और सेवाओं, यानी कि कुल ट्रेड का वह पार्ट, वस्तुओं और सेवाओं का वह भाग जिसके लिए जनता नगद कोष रखती है, K। तो थोड़ा सा अंतर है, T मीन्स यहाँ क्या हो गया, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, और K = हो गया वस्तुओं व सेवाओं का वह भाग जिसके लिए जनता नगद कोष रखना चाहती है, और यहाँ पर K = आय का वह भाग जिसे जनता नगद रूप में रखती है। यहाँ पर Y = राष्ट्रीय आय और K = राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे जनता नगद रूप में अपने पास रखती है। तो जब हम ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमारा क्या निकल करके आता है, मुद्रा का मूल्य क्या निकल करके आएगा, मुद्रा का मूल्य यानी कि उसकी क्रय शक्ति, उसका परचेजिंग पावर, हम उससे कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। और जब इसी समीकरण को उल्टा कर दिया जाता है, M/KY कर दिया जाता है, M/KR कर दिया जाता है, M/KT कर दिया जाता है, तो मूल्य स्तर निकल करके आ जाता है, प्राइस लेवल निकल करके आ जाता है कि कंट्री में क्या प्राइस लेवल चल रहा है। तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों के अनुसार हमें K को इग्नोर नहीं करना चाहिए। K सबसे पावरफुल फैक्टर है, तरलता पसंदगी सबसे पावरफुल फैक्टर है, लोग नगद कोष रखते हैं इसलिए मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। आप जितनी ज़्यादा आपकी कैश होल्डिंग की टेंडेंसी, आप पैसे को अपने पास में रख रहे हो तो क्या होगा, आप उपभोग नहीं कर रहे हो, और उपभोग नहीं कर रहे हो तो कीमतें गिरेगी। और अगर आपकी कैश होल्डिंग टेंडेंसी कम है, आप बहुत कम भाग अपने पास होल्ड कर करके रख रहे हो, इट मीन्स आप कंज्यूम कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, डिमांड है, तो प्राइस लेवल हाई हो जाएगा। ये इन तीनों की लिंक थी। किन्स ने थोड़ा
थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया, किन्स ने इन तीनों को फॉलो नहीं किया। ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो थे स्टूडेंट थे, किन्स भी वहीं से था। किन्स ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, NP के प्लस आर के निकाल दिया। एन में है चलन में नगद मुद्रा की मात्रा, एन से मीन्स होता है किन्स का चलन में नगद मुद्रा की मात्रा की कितनी टेंडेंस जो है वो टेंडेंसी में है। P इज इक्वल टू उपभोग की एक इकाई की कीमत, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो उस कमोडिटीज का जो है पर यूनिट प्राइस क्या है। के ऐसी उपभोग की इकाइयां जिन्हें समान नकदी के रूप में रख रहा है। पहला के जो है वो आपको ये बता रहा है कि ऐसी नकदी इकाइयां जिन्हें समान नगद रूप में अपने पास रख रहा है। और आर है बैंकों के पास जो जमा है उसका कितना % पार्ट बैंकों में जो है नगद कोष के रूप में रखते हैं। और K1 उपभोग की वह इकाइयां जिन्हें जनता बैंक में जमा करती है। तो यहाँ K1 में बैंकों में जमा धन को लिया गया है और K में आपने अपने पास जो धन रख रखा उसको लिया गया है। और R मीन्स वो पार्ट है आपकी जमा का, वो पार्ट जो बैंक नगद के रूप में रखता है। और इस स्टाइल से किन्स ने प्राइस लेवल को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। जब जो मात्रा है मुद्रा की वही मात्रा, यहाँ भी वैसे वही है, M इज इक्वल टू वही मुद्रा की मात्रा है। मुद्रा की मात्रा को जब आपने अपने पास तरल रूप में रखा उससे, और बैंकों ने भी आपके धन का जो वो भाग जो अपने पास तरल रूप में रखा, उन दोनों को ऐड कर करके जब इससे डिवाइड करेंगे तो कंट्री में प्राइस लेवल निकल करके आ जाएगा। तो इस स्टाइल से जो है कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने एक नई थ्योरी दी और नई थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने इसको मनी की वैल्यू को जो है वो कोशिश करी इसको इवेल्युएट किया जाए। इसके नेक्स्ट वाले लेसन में मैं ये फिशर के सिद्धांत से किस प्रकार श्रेष्ठ है वो समझाऊंगी और उन दोनों का जो है वो डिफरेंस होगा। तो कुल मिलाकर के 3 लेसन में अपना ये पूरा टॉपिक मनी की वैल्यू जो है या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कंप्लीट हो जाएगा।